तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आज का फोकस एरिया क्या है पहले इसे समझा देता हूं। ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये स्पेसिफिकली उन नए स्टूडेंट्स के लिए है हु हैव रिसेंटली एनरोल्ड इन करंट अफेयर्स एंड इंडियन इकोनॉमी कोर्स। उसका कारण सुन लो। पिछले 3 से 4 दिनों के जो न्यूज़पेपर हैं मैं आपको इस सेशन में यह सिखाने की कोशिश करूंगा कि उन न्यूज़पेपर को 4 दिन के आप सिर्फ 1 घंटा डिवोट करके खत्म कर सकते हो और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको और समझाऊंगा भी। तो अगर ओल्डर स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर हैविंग लेस टाइम एंड अदर थिंग्स टू डू इन योर बकेट लिस्ट तो आप उसे कंप्लीट करो। आज के सेशन को आप स्किप कर दो क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं सेशन में क्या करने वाला हूं। ठीक है, तो अब शुरू करता हूं नए स्टूडेंट्स के लिए। देखो यह है आज का न्यूज़पेपर दैट इज 29 ऑफ अक्टूबर डे ट्यूसडे। ठीक है, अब एक एक खबर को मैं उठाना शुरू करता हूं। सबसे पहली खबर यहां पे आपको दिखेगा एमजी नरेगा, इसमें फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया। पहली बार हुआ है क्या? जवाब है नहीं। एमजी नरेगा का जो टॉपिक है क्या आप नहीं जानते कि ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है? क्या आपसे यूपीएससी ये पूछेगा कि किस स्टेट ने एमजी नरेगा की फंडिंग को फ्रीज किया और कहां पे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है? जवाब है नहीं। आपसे अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा किस चीज पे? वो पूछेगा एमजी नरेगा के फ्लैगशिप स्कीम पे कि भैया कितने डेज की एम्प्लॉयमेंट इसमें दी जाती है, कितना पैसा, क्या मिनिमम वेज एक्ट यहां पे अप्लाई होता है, क्या हर स्टेट में एक जैसा पैसा वर्कर्स को दिया जाता है कि अलग अलग, तो क्यों? ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, इसका इंपैक्ट पूछेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पूछेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो समझ में क्या आया? समझ में यह आया कि एमजी नरेगा की फ्लैगशिप स्कीम को पढ़ना है हमें रादर देन रीडिंग दिस रिडंडेंट टॉपिक। ठीक है, पहली चीज। इसी चीज से एक और चीज मैचअप करके बताता हूं मैं। जैसे आप लोग मल्टीपल टाइम अगले 3 महीने तक एक खबर को सुनोगे और पहले भी 1 महीने से आप लोग सुन रहे हो, वो है स्टबल बर्निंग। ठीक है, अब स्टबल बर्निंग का जो टॉपिक है वो आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके लिए आपको कोई भी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप एक सही तरीके से पढ़ना चाह रहे हो तो, वरना फिर आपकी इच्छा है। हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ रहे हो। आप न्यूज़पेपर को इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई चीज इंपॉर्टेंट दिखती है तो वो आपको जॉट डाउन करनी है या उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओ। So the newspaper is not the goal to achieve, it's the means to reach to our goal, that is to solve the question in the examination. Clear है? बहुत अच्छी बात। अब स्टबल बर्निंग का टॉपिक एनवायरमेंट का एक स्टैटिक टॉपिक है। अब इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए स्टबल बर्निंग में कि ये क्या होती है। आपको साल में 2 बार अक्टूबर के टाइम पे और अप्रैल के टाइम पे ही इस स्टबल बर्निंग की न्यूज क्यों देखने को सुनने को मिलती है? हमने ये पढ़ा हुआ है एनवायरमेंट मॉड्यूल में बहुत अच्छे से। अब इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे कि ये क्या इंपैक्ट डालती है, इससे बचने के लिए हम लोगों ने, अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टबल बर्निंग से निपटने के लिए हमने क्या किया, तो आपको एक लेमैन आंसर नहीं लिखना है। आपको वहां पे लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या लिए, लीगल मेजर्स क्या लिए, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम कैसे कर रहे हैं, फिनेंशियल हेल्प हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं इधर टू द सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मर्स एक्सेट्रा, और इसे सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने ये चीज क्यों बोली? अगर आपको याद हो तो इन द रिसेंट पास्ट खाप पंचायत पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब खाप पंचायत के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या होती है, बट उन्होंने कैसा क्वेश्चन पूछा? उन्होंने जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल टर्म्स में आपसे पूछ लिया। आधी जनता, आधी क्या 99% जनता खत्म हो गई। तो यूपीएससी के अगर पीवाईक्यूज पे आपकी कमांड है तो ये बात आप अपने आप ही समझ जाओगे कि अगर इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसा पूछेगा। अब दिल्ली का एयर पॉल्यूशन आप मल्टीपल टाइम सुन रहे हो और सुनते रहोगे अगले 3 महीने। मैं आपको एक भी बार नहीं पढ़ाऊंगा वो। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है वो टॉपिक क्या है एयर पॉल्यूशन का, यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी? 5 क्वेश्चन बनते हैं या सब पार्ट्स करूंगा तो 8 क्वेश्चन। ग्रैप, एनसीएपी के बीच में डिफरेंस पूछेगी, क्या होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा।
कि ग्रैप सेकंड फेज में हम जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिटोरेट हो रही है दिल्ली की एयर। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिसेंट में हम लोग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लेके आए थे एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, ये ऑर्डिनेंस किस पे था, इसने किस चीज को रिप्लेस किया, या इट इज रिप्लेस्ड बाय विच एक्ट? जवाब है ईपीसीए, है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको एनवायरमेंट के अंदर पढ़ाई हुई है। एयर पॉल्यूशन व्हीकल, कोल पावर प्लांट्स, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि वहीं से तो समझ में आएगा ना कि पूछेगा क्या। अब आप पता चल रहा है आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ रहे हो, आपको बेसिक चीज नहीं रटी हुई है कि अगर कोल कंबशन हो रहा है थर्मल पावर प्लांट में तो इनमें से कौन सी गैस रिलीज होगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अब समझो मजे की बात। देखो, यही जो चीज है बिल्कुल सेम चीज अगर आप देखोगे तो आपको एक आर्टिकल में भी समझाइए। आज के न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस ने, क्या है आर्टिकल? आर्टिकल बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि यूके ने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को फेज आउट कर दिया, हटा दिया। क्या भारत भी ये कर सकता है क्या? जवाब है नहीं। कॉमन सेंस की बात है, ये पढ़ने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस। क्यों नहीं कर सकता? उसके बड़े सिंपल से कारण उन्होंने बताए हैं कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यूके के पास गैस के भंडार है, वो वहां से अपनी आपूर्ति को पूरा कर रहा है। उनके पास इंपोर्ट का ऑप्शन है, बिकॉज दे आर मेजरली इंपोर्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी नाउ फ्रॉम द अदर कंट्रीज विच वी डोंट हैव एज एन ऑप्शन, राइट। तो यहां पे ये जो तीन मेन कारण है, इस कारण से हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को हटा नहीं सकते। बट यस, यूके ने एक बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट को अचीव किया है, जिसे हम अपने मेंस के आंसर में कोट करेंगे। तो क्या आपको यह बात समझ में आई कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जो मैंने आपको अभी बताया, यूके की न्यूज, बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन में आपने पढ़ा है। शायद आप अभी भी नहीं समझ पाए। मैंने आपको एक इंटरकनेक्शन दिखाया कि आपने एक इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज पढ़ी कि यूके ने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को पूरा हटा दिया, फेज आउट कर दिया। उसी खबर से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। और दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है, जहां पे ये थर्मल पावर प्लांट एक तरीके की समस्या है, उस पे भी क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन का तरीका समझने की कोशिश करो, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। उन्होंने देखो 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, उन्होंने फिर से 2022 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन सेम आ रहा है। बट देन टू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, आप दे आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉग। अब आपको अगर क्लासिकल स्मॉग, सल्फ्यूरस स्मॉग, लंदन स्मॉग सब एक ही है, फिर ये फोटोकेमिकल स्मॉग इससे कैसे अलग है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉग बनता है, ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये कैसे होती हैं, इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये क्या होता है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो ये चीजें आपको पढ़ना चाहिए रादर देन रीडिंग रिडंडेंट आर्टिकल्स, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको एमजी नरेगा के बारे में बताया, राइट। अब यहां पे जो मेरा स्टूडेंट है, वो ऐसे अर्जी फर्जी आर्टिकल पढ़ने से पहले अपने स्टैटिक पोर्शन को रटता है बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में कि एमजी नरेगा क्या है, ये एक डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है या सप्लाई ड्रिवन, कि जब काम निकलेगा जब देंगे। क्या इसमें कंपेंसेशन भी देना पड़ता है क्या आफ्टर सम डेज इफ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द वर्क टू अनस्किल्ड लेबर फोर्स? जवाब है हाँ। यहां पे मैंने अनस्किल्ड क्यों बोला, स्किल्ड क्यों नहीं बोला, कितने दिन की गारंटीड वेज एक्सेट्रा, ठीक है। यहां पे जैसे सोशल ऑडिट एक टॉपिक होता है, इसमें सोशल ऑडिट किसके द्वारा की जाती है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है, ठीक है। तो अगर आपने एमजी नरेगा के टॉपिक को प्रिपेयर किया हुआ है अच्छे से, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर इसके बाहर आपको कोई चीज बता ही नहीं सकता, भली फिर वो ये आर्टिकल भी क्यों ना हो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, एमजी नरेगा, फंडिंग फ्रीज कुछ तो भी बताया हुआ है। फिर यहाँ स्टेट्स के बारे में बताया है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड पेंडिंग वर्क। क्या करूं इसका मैं, इसका कोई सेंस ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी यूपीएससी, ठीक है। तो ये आर्टिकल मेरे लिए हो गया पूरा रिडंडेंट, बट फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। मजा नहीं लेना है, वरना वो बन जाएगी सजा, ठीक है।
इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है। चलो एडिटोरियल पे लेके चलता हूं। अब जैसे एडिटोरियल में देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वुमेन जुडिशियल सिस्टम से एब्सेंट है, पता है हमको, ये क्या बताएगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट निकली, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इतने % वुमेन है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 13% जजेस हैं हाई कोर्ट में, सिर्फ 10% से भी कम जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो वुमेन है, ठीक है। सिचुएशन जो बार काउंसिल में है वो तो और ज़्यादा दयनीय है। अप्रॉक्सीमेटली इतने % ऑफ ऑल एनरोल एडवोकेट्स आर वुमेन, ठीक है। इसमें से कुछ फैक्ट्स हमको उठाने और आगे बढ़ना है। उठाने कैसे हैं, मैं ऑलरेडी उठा चुका हूं और आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, कैसे अभी बताता हूं, पहले देख लो। फिर पॉलिसी गैप, अब वो बता रहा है कि क्या पॉलिसी गैप है, क्यों अंडर रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वुमेन का, एक विशेष साइकिल है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें, क्या हमें करना चाहिए, नीड फॉर करेक्शन, ठीक है। फिर किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, वुमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है। एक जेंडर बायस हमें देखने को मिलता है कोर्ट्स में, जहाँ पे वुमेन जजेस को साइडलाइन कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ पकड़ा दी जाती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जुडिशरी की बात थी। अब अगर आपसे तीनों चीज़ें मैं एक साथ पूछ लूँ या 4 चीज़ें मिला के पूछ लूँ कि पॉलिटिक्स में बताओ, जुडिशरी में बताओ, एक्सेट्रा, तो क्या आप उसको आंसर करने में सक्षम हो? अगर नहीं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए पहले, समझ रहे हो। अब मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, ये जैसे वुमेन इन जुडिशरी पढ़ाया है ना। बार बार मैं आपको एक चीज कहता हूं, बार बार, जो ये चीज इन लोगों ने डाटा में बताई ना, अगर आप एग्जाम में मेंस का आंसर लिख रहे हो तो आपको ये चार्ट बनाना चाहिए। ऐसे लिखो मत कि इतने % वुमेन सबऑर्डिनेट कोर्ट, इतने % हाई कोर्ट ना, आप यहां पे लिखो चार्ट बना के, बार ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दो, समझ रहे हो। उसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। अब आप देखो कि अगर मैं आपको ऐसा एक ग्राफ बना के लिख के दिखाता तो आपको ज्यादा मजा आता, और ऊपर लिख देता वुमेन इन टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, आपको मजा आ जाता, ठीक है। तो सामने वाले को मजा दो ताकि वो आपको नंबर दे। फिर जैसे जो नेक्स्ट सीजेआई हैं वुमेन, वो 2027 में बनने वाली हैं, उनके बारे में मेंशन कर दो। जब आप वुमेन इन जुडिशरी के बारे में लिख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है लोअर कोर्ट में वो ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से तुलना में। उस ग्राफ को आप वहां पे बना के आ सकते हो। कुछ बेसिक से 3-4 फैक्ट याद कर लो। फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, है ना, फीमेल जज। लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज कौन सी है, क्या आज तक हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई वुमेन बनी है, क्या नहीं बनी, तो क्यों नहीं बनी भैया। कौन से आर्टिकल डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज से, कोलेजियम सिस्टम क्या है, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज केस क्या है, जो सिग्निफिकेंस है डाइवर्सिटी का, जेंडर रिप्रेजेंटेशन का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है, क्यों वुमेन का वहां पे प्रेजेंट होना इन द मेजर डिसीजन मेकिंग पैनल जरूरी है, आपको ये लिखना चाहिए। आपको वुमेन की एंट्री जुडिशरी में क्या क्या चैलेंजेस है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आर्टिकल क्यों पढ़ना है, इसका कोई सेंस है क्या, ये आप खुद डिसाइड करो, रेस्ट इज अप टू यू। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा है। मैं आपकी जिस तरीके से हेल्प कर रहा हूं उसमें आपका टाइम कम लगेगा, आपकी एनर्जी कम लगेगी, और आउटपुट आपके हर कॉम्पिटिटर से आप ज्यादा लेके निकलोगे। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर जैसे आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन की प्रेजेंट, अब इस पे तो आर्टिकल नहीं छपा है, बट क्योंकि जुडिशरी के बारे में आप पढ़ रहे हो तो वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में भी आप पढ़ के जाओ। आप पॉलिटिक्स में भी वुमेन के बारे में पढ़ के जाओ, अभी जो उनको रिजर्वेशन दिया है पार्लियामेंट में उसके बारे में आप पढ़ के जाओ। जब आप सारी चीजों को एक साथ पढ़ लोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम कर सकती जिसको आप आंसर ना कर पाओ वुमेन के रिप्रेजेंटेशन पे। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखो। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इस पूरे आर्टिकल को मैं घिस घिस के आपको 15 मिनट भी समझा सकता हूं अलग अलग बातों से। आपको सिंपली आधार कार्ड के बारे में, पैन कार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है आधार पे, उस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, रादर देन कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया तो अब इसमें जो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जैसे नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2010 में आया, ये पास नहीं हो पाया, फिर आधार बिल को मनी बिल के तौर पे पेश किया गया, या आज तक एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, अलग अलग बातें। इसकी जो अथॉरिटी है यूआईडीएआई, ये क्या काम करती है, कितने नंबर का यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये सिटीजनशिप को प्रूव करता है क्या आधार कार्ड, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है,
मतलब यह है कि इस आर्टिकल को पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप आधार कार्ड के बेसिक्स को पढ़ो। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे आधार और पैन कार्ड के बारे में बताया था, जैसे आधार में एनरोल करना मैंडेटरी है क्या? नहीं है, ये वॉलंटरी है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जैसे आधार कार्ड में अल्फाबेट भी होता है क्या, जो यूनिक नंबर होता है, इसमें कितने डिजिट का नंबर होता है, क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है ना। अब जैसे UIDAI जो है, इसको वो कनेक्ट करके पूछेंगे RTI एक्ट से। अब ये जो चीजें हैं वो आपको आर्टिकल्स में नहीं मिलेंगी, वो आपको बेसिक स्टैटिक पोर्शन में जाके पढ़नी पड़ेंगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब जैसे NRI को भी आधार कार्ड मिल सकता है क्या? क्या आधार और पैन कार्ड का लिंकेज कंपलसरी कर दिया गया है क्या? तो फिर पैन कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पैन कार्ड का क्या यूसेज है। इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे, वरना वहीं वहीं घूमते जाओगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आप लोगों के साथ में कल एक 2.5 मिनट का वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने उस टॉपिक पे क्या बात की थी? हमने बायोसिमिलर्स पे बात की थी, वो यही टॉपिक था। इस टॉपिक में ये पूरा जो आर्टिकल है जिसमें बायोफार्मास्यूटिकल की बात चल रही है, बायोलॉजिकल ड्रग क्या होते हैं, बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, जेनरिक ड्रग, सिंथेटिक ड्रग, इस पे बात चल रही थी। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ाने के लिए मैं आपको 15 मिनट फिर से आपके ले सकता था, बट मैंने क्या ऑप्ट किया कि मैंने देखा कि इस पूरी चीज को सिर्फ 2.5 मिनट में कवर किया जा सकता है। मैंने आपको 2.5 मिनट में पढ़ के बता दी पूरी। अब आप उस वीडियो को, ये आपका दायित्व है कि कम से कम 4 बार देखो, तब आपको चीज समझ में आएगी। जहां पे स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया एक सिंथेटिक ड्रग होती है, सिंथेटिक में ओरिजिनल और जेनरिक, फिर एक बायोलॉजिकल ड्रग होती है, बायोलॉजिकल में भी बायोलॉजिकल ड्रग जिसे आप ओरिजिनल ड्रग बोलोगे, और एक होती है जेनरिक ड्रग, राइट, जेनरिक ड्रग जिसको आप बायोसिमिलर बोलोगे, बताया यहां पे। तो उस वीडियो को जाके देखो 3-4 बार। बस आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, मैंने आपको बताया भी था कि उसका आंसर आपको इसी आर्टिकल में मिलेगा, है ना। अब कितना इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वहां पे, मैंने आपको बताया कि उसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग मिली है, तो वो आपको चीजें नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा रहता है, सबसे कम टाइम में अपने स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल के दूं मैं, दैट्स इट। उसके पीछे मैं सारी मेहनत करता रहता हूं दिन भर। ठीक है। अब जैसे एक और अगर आप आर्टिकल देखोगे तो यहां पे बताया जा रहा है इलेक्शन के एक्सपेंडिचर के बारे में। अब समझना, इस पूरे आर्टिकल में मैं आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बता सकता हूं, जैसे कि यूके की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको कितना खर्चा करने का अलाउ किया हुआ है। दूसरे दूसरे देशों में जैसे यूएस में ये सुपर एक्शन कमिटी, सॉरी पॉलिटिकल एक्शन कमिटी, ये क्या होती है। यूएस में जो फंडिंग है वो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल कमिटीज देती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे अलग अलग कमिटीज ये बात बोल चुकी हैं, जैसे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी लॉ कमीशन रिपोर्ट, कि स्टेट फंड करे इलेक्शंस को, है ना। क्योंकि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो तो अपना पैसा फंडिंग के लिए निकाल लेती हैं, इलेक्शन जीत जाती हैं, मगर एक छोटे से आदमी को अगर इलेक्शन लड़ना हो जैसे मुझे, तो मुझे कौन पैसा देगा? समझ रहे हो। अब यहाँ पे फिर बोला जा रहा है एक अल्टरनेटिव कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा देना चाहिए, उससे सरकार का पैसा बच जाएगा बहुत सारा, जो सरकारी तंत्र में पैसा खर्च होता है। स्टेट इलेक्शंस भी चलते रहते हैं, फिर लोकसभा के आ जाते हैं, एक्सेट्रा। अब मुझे एक बार ये सोच के बताओ कि अगर आप हर बार ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आपका कितना टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का एक टॉपिक है, इसको उठाओ एक बार में पढ़ो। पॉलिटिकल फंडिंग का एक टॉपिक है, इसको एक बार में उठाओ, इसको पढ़ो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक टॉपिक है, इसको उठाओ एक बार में पढ़ो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सारे टॉपिक्स को एक ही बार में पढ़ मारो, यही है। तो वही हमने किया है। तो पॉलिटी में जाओ, जितनी भी चीजें हैं, इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब उससे जुड़े हुए इलेक्शन कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है, राइट, क्या इनकी पावर है, क्या इसमें इशू चल रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन आना डेल श्योर है। और इसी में से हर क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको मेंस का भी क्वेश्चन दिखाया सॉल्व करके, है ना, अगर आपने देखे वीडियोस तो। फिर जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब देखो अगर आप ध्यान से, तो आज के ही न्यूज़पेपर में फिर से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये वाला, ये देखो, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर चीज को बार बार थोड़ी पढ़ सकते हैं हम कि हर चीज पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आप उस चीज को समझने की कोशिश करो। जो आप सोचते हो ना कि यार स्टूडेंट या टॉपर्स इतनी जल्दी जल्दी कैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, ये तरीका, एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लिया ना हमने, उसमें सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रॉस कॉन्स बताओ,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इसको याद करो, पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या रेस्ट्रिक्शन होते हैं और जो कैंडिडेट है उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, आप पढ़ो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में जिस पे भी डिबेट चल रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या होता है 1950-51, ये सारी चीजें आप पढ़ो और बार बार पढ़ो। अब जैसे मैंने आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बोला, क्या जरूरत है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, किस किस तरीके के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे देश में आज तक हुए हैं, ठीक है, कौन कौन सी कमिटी ने कौन कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ो। ठीक है, आपको सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं, पॉलिटी मॉड्यूल खोलो और इनको एक बार में चीजों को पढ़ो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अगर स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हुआ है तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं। अब जैसे यहां पे आपको फर्टिलाइजर का टॉपिक दिख रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेस इन फर्टिलाइजर इंपोर्ट, फर्टिलाइजर इंपोर्ट में भारत क्या क्या चैलेंजेस को फेस करता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे डायमोनियम फॉस्फेट की बात चल रही है, मॉप की बात चल रही है ना, यहाँ पे बात चल रही है फर्टिलाइजर के बारे में, एनपीके तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या इसको पढ़ूं कि कहां से कितना फर्टिलाइजर, कितने टन, मैट्रिक टन, बेवकूफ वाली बात नहीं। ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमी का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है, तो हर इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स को अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे आज फर्टिलाइजर के टॉपिक को जाके रिवाइज करना है। तो जो हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी कोर्स में पढ़ा है ये कोर ऑफ द कोर टॉपिक है फर्टिलाइजर्स के बारे में, इसको पढ़ो। N/P/K रेशियो कितना होना चाहिए, अभी कितना चल रहा है। ठीक है, इंडिया अप्रोक्सीमेटली कितने मिलियन टन ऑफ फर्टिलाइजर को कंज्यूम कर जाता है। आपको यहां पे पता होना चाहिए हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो यूरिया पॉलिसी और नॉन यूरिया पॉलिसी है इसमें क्या डिफरेंस है, इसके प्राइसिंग मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, इसकी सब्सिडी जो कैलकुलेट की जाती है उसका फॉर्मूला यूपीएससी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर आप एक बार में पढ़ लोगे अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 2020 में पूछा हुआ है कि मार्केट ड्रिवन जो प्राइसिंग होती है वो कौन एडमिनिस्टर करता है और कैसे चलती है। ठीक है, एक बार अगर आप चीजों को पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे यूपीएससी आपसे बन जाएगा। बट अगर आप ये गलती करोगे कि आप ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। अब आप इस आर्टिकल को पढ़ के देख लेना कि इसमें क्या क्या बातें बताई हुई है, टोटली रिडंडेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर का काम ये नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार करे, वो आपको सिर्फ खबर बताएगा। ठीक है, तो वो काम हमारा है। तो ये मेरा गाइडेंस था आप लोगों के लिए, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजें अभी नहीं आ रही हैं, तो जो पढ़ना जरूरी है आप उसे पढ़ो, आपका भला होगा। तो कर भला सो हो भला। That's it from my side for today's question session. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.